फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दृष्टि करंट अफेयर्स के 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के करंट्स को पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने इस वीडियो में डाला है। योजना और परियोजना को, स्टैंड अप इंडिया योजना, इस योजना ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यह 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था, जो कि महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, आजकल करंट पूछने का भी एक अलग पैटर्न बन गया है कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा ज़्यादा जाता है, पॉइंट वाइज में आपको लिख देता है, उसके बाद बोलता है कि कथन को, इसमें कौन सा कथन सही है या कौन से कथन गलत हैं। तो इसके लिए आपको पूरे अच्छे से करंट्स को तैयार करना रहता है। आगे देखेंगे हम मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। 21 मार्च 2023 को यह शुरू किया गया था। अगली योजना को देख लेंगे हम। तो अगला योजना है बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। यह कट्टुपल्ली स्थित मैसर्स एंड एलटी शिपयार्ड में इस परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाज़ों की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत की गई थी। अगले पॉइंट में है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इस परियोजना के अंतर्गत NH 275 के बेंगलुरु नीदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन बनाना शामिल है। और अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 118 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की कुल निर्माण लागत लगभग 8480 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट है MSME प्रतिस्पर्धी स्कीम, जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियंस स्कीम के तहत स्कीम की शुरुआत 10 मार्च 2023 को की गई थी। अगली योजना को देख लेते हैं हम। वैभव फेलोशिप योजना, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को की गई थी। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति की गई थी। और इसका अगला पॉइंट है कि यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। अगला है कि देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा। तो यह भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को। अगला है दिल्ली दौसा लालसोट खंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण में निर्मित 246 किलोमीटर लंबी यह खंड राष्ट्र को समर्पित 12 फरवरी 2023 को किया गया था। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं हम। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। और अगर पूछ ले कि किन किन राज्यों को जोड़ेगा, तो यह 6 राज्य कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। अगली योजना को देखेंगे हम, प्लीज़। तो निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है यह, जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। अगर इसके फुल फॉर्म को देख लेंगे हम, तो PLEDGE का पूर्ण रूप हो जाएगा प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन है। अगला योजना है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, जो 1 फरवरी 2023 से शुरू की गई। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो अगर इसको ये पूछ ले कि यह बांध सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यह इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। और
382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को स्वीकृति कब दी गई? तो 4 जनवरी 2023 को। अगला पॉइंट है बीकानेर सौर परियोजना। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी। कब रखी? 3 जनवरी 2023 को। है आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुर्नूल में इस परियोजना का उद्घाटन 26 दिसंबर 2022 को किया गया। और श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। अगला है प्रोजेक्ट वानी। यह भारतीय विज्ञान संस्थान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र स्मृति महामार्ग। तो इस योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। और यह महामार्ग किसको किसको जोड़ेगा? तो यह नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। आगे देखेंगे हम अगले पॉइंट को, नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास हुआ। बाकी इस पॉइंट में कुछ नहीं है। आगे देखेंगे हम 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट था फ्रेंड, डीजी यात्रा, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीजी यात्रा को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह नई दिल्ली से 1 दिसंबर 2022 को किया गया था। इसके तहत 3 हवाई अड्डे जैसे नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा में पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे हम अगले पॉइंट को, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना। तो यह उत्तर प्रदेश की योजना है। बस इतना ही याद रखिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस पॉइंट में। आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक रहेगा। तो हमारे अगले पॉइंट को, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक का प्रायोगिक प्रचलन। तो यह भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई 1 नवंबर 2022 को। और इसका कार्य क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान डिजिटल रुपया का उपयोग करके किया जाएगा। अगला है मिशन लाइफ। यह है किस पर्यावरण के लिए जीवन शैली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह मिशन पर्यावरण एवं सुरक्षा संरक्षण से संबंधित है। अगला है पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत। यह भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना को लॉन्च किया गया था, वायु अमृत योजना। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के से 4 वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई थी। आगे है महाकाल लोक परियोजना। तो अगर इस योजना को देखेंगे हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे है सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग पहल। तो यह योजना को कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा विश्व की मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी तरह की इस पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना टोयोटा द्वारा शुरू की गई थी और इस परियोजना को 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगी। ये इम्पॉर्टेंट है, इथेनॉल वाला
आगे देखेंगे हम अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 30 सितंबर 2022 को किया गया। फ्रेंड्स, आजकल डेट काफ़ी पूछता है इस डेटा को कि कब से कब किस योजना को लॉन्च किया गया या कब से शुरू किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप इस डेटा को भी अच्छे से याद रखिएगा। इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार फिर चालू किया गया। अगला है कन्वर्जेंस पोर्टल। तो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ 21 सितंबर 2022 को किया गया। अगला है सारस परियोजना। तो इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी 20 सितंबर 2022 में। और परियोजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूक को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है बायो इथेनॉल परियोजना क्रिब्को हजीरा। तो यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात के कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस परियोजना का शिलान्यासन 14 सितंबर 2022 को किया गया। अगला है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया PM श्री योजना। तो इस योजना को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। अगला है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च केन स्पार्क कार्यक्रम। यह केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेद के छात्रों हेतु इस फेलोशिप की योजना की शुरुआत की गई। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना। तो इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है और यह एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बन जाएगा जो 12 किलोमीटर होगा। अगला पॉइंट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। तो यह अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से शुरू किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चियांग ताजो तक संचालित किया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया और इस योजना का वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए लागू की जाएगी। अगला पॉइंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। अगला टॉपिक है ऑपरेशन एवं अभियान से। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से देखिएगा इन सब पॉइंट को। और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023। तो यह बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है जो कि ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर तथा भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। तो यह इंपॉर्टेंट है कि इस बार ब्रिटेन में यह आयोजित किया गया था अभ्यास कोबरा वॉरियर। अगला है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया इसका 4 मार्च 2023 को। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान योजना 2023 प्रदान किया। अगला है NAVDEX एवं IDEX 2023। तो नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया 20 से 24 फरवरी 2023 को। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सुमेधा ने भाग लिया। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन से INS ने भाग लिया था इसमें, तो सुमेधा। आगे देखेंगे हम अगले पॉइंट को। हमारा अगला पॉइंट है सर्व दवा सेवन अभियान। यह क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान है और इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 2000
2030 से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है ऑपरेशन नार्कोस और आहट। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए 1 माह तक चलाया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान था। यह इंपॉर्टेंट है, नार्कोस और आहट। आगे है G20 साइबर सुरक्षा अभियान और ड्रिल 2023। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 31 जनवरी 2023 को। अगला है अभ्यास साइक्लोन 1। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभियान जैसलमेर में राजस्थान में संपन्न किया गया, जो जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। अगर यहाँ पे कहीं पे भी पहला शब्द जुड़ता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि साइक्लोन 1 जो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास था। अगला है अभ्यास संगम 2022, जो भारतीय नौसेना, मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास का 5वां संस्करण था, जो कि गोवा में संपन्न हुआ। अभ्यास समन्वय 2022, तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न किया गया। ये समन्वय पूछ सकता है क्या है, तो यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित है। आगे देखेंगे हम अगले ऑपरेशन को, सी विजिल 22। तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण आयोजित 15 नवंबर 2022 को किया गया था। अगला है गरुड़ 7। तो यह भारत एवं फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है, जो कि जोधपुर वायु स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि गरुड़, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं फ्रेंड्स कि गरुड़ किन 2 देशों के बीच अभ्यास किया जाता है। तो ये अगर पूछ दे तो आपको पता होगा कि भारत एवं फ्रांस, और अगर पूछे कि कहाँ आयोजित किया गया तो यह जोधपुर के राजस्थान में किया गया था। अभ्यास प्रस्थान 2022। तो यह एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया था 11 से 12 अक्टूबर 2022 को। अगला है पावर एक्स 2022। यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका अगर थीम पूछ ले, मुख्य विषय, तो यह है डिफेंडिंग साइबर induced disruption in IT and OT infrastructure। अगला है ऑपरेशन गरुड़ 2022। तो यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध देशव्यापी अभियान था। ऑपरेशन मेघ चक्र। तो यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सेवा डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृ शक्ति। तो यह आरपीएफ द्वारा संचालित किया गया था। इससे ऑपरेशन के तहत बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु सहायता की गई थी। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा भाग जाने वाले विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़े बच्चों की पहचान एवं बचाव किया गया। ऑपरेशन में मातृशक्ति के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिला यात्रियों की मदद की गई। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे है युद्ध अभ्यास 2022। यह भारत और अमेरिका का अभ्यास है जिसका 18वां संस्करण औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 14 से 31 अक्टूबर 2022 को। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022। तो यह 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मुख्य विषय था रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। अगला है युद्ध अभ्यास उदार शक्ति। तो यह भारत एवं मलेशिया के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित किया गया था। अगला है अभ्यास व्रज प्रहार, जो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला है समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास
MPX 2022। यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में आयोजित किया गया था। अगला है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान का शुभारंभ। यह नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया था 5 जून 2022 को। और इसके शुभारंभ से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने एवं विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आयोग और समिति को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह, तो यह भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में गठित की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो एक उन्नत MDB इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना। आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति, जो कि केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है, और वित्त सचिव TV सोमनाथन द्वारा इस समिति के अध्यक्ष हैं। अगले आयोग को देखते हैं हम। तुअर दाल के भंडार की ताज़ा स्थिति निगरानी हेतु समिति। बस मैं इसके इम्पॉर्टेंट को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। अगला है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति, तो यह 6 सदस्यीय समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई थी 2 मार्च 2023 को। अगला है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने देने की मंजूरी 22 फरवरी 2023 को की गई। इस कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला है रो और रो पैक्स फेरी सेवाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति, तो यह पतन पोत परिवहन और जल